देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो वो पूछा गया है मेडिटेरियन ओशियन से भूमध्य सागर। और यह क्वेश्चन कई दफा आपके एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। यहां पे ध्यान रखना, एक वॉल्केनो सेंटर है जिसका नाम है, उस आइलैंड एरिया का जो नाम है उसका नाम है सिसिली द्वीप। ये कई दफा पूछा गया है कि यूरोप का सबसे फेमस या सबसे एक्टिव जो वॉल्केनो सेंटर है, ज्वालामुखी क्षेत्र है, उस आइलैंड एरिया का नाम क्या है। तो उस आइलैंड एरिया को हम लोग सिसिली द्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये सिसिली द्वीप किस ओशियन में पड़ेगा या किस मुख्य रूप से जो पड़ेगा, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है कि भूमध्य सागर के नॉर्थ में यदि जाओगे तो यूरोप पड़ता है और इसके साउथ में आओगे तो अफ्रीका पड़ता है। दो चीज, भूमध्य सागर दो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ऊपर यूरोप नीचे अफ्रीका, इसी के बीच में एक वॉल्केनो पॉइंट है, ज्वालामुखी सेंटर है, सिसिली द्वीप। अब यह पूछा जाता है जो वॉल्केनो सेंटर है उसका नाम क्या है, यह आप याद रखना, एटना। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए एटना ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है तो भूमध्य सागर में है, किस आइलैंड पर है, सिसिली आइलैंड पर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, दुनिया का नहीं, यूरोप का सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है वह एटना है। ठीक है, कई बार यह भी पूछ देता है कि यह एटना किस देश के आसपास पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसका नाम है माउंट एटना। यह मुख्य रूप से जो पड़ेगा किस देश के आसपास पड़ेगा, तो इटली। तो इटली का एटना यूरोप का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र। और हाल फिलहाल में यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिले हैं। ज्वालामुखी कई बार फटे हैं, इसलिए इटना के बारे में सवाल ध्यान रखना। अगले की यदि हम लोग बात करें तो अगला खेल क्षेत्र से सवाल है। वह क्या रखा है कि भारत में भाई सबसे तेज शतक लगाने वाला बंदा कौन है, आप लोग को पता है? बताओ। सबसे जो तेज शतक लगाया गया है वह 35 गेंद में लगाया गया है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो रोहित शर्मा। ध्यान रखना, भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज शतक जो लगाने वाला है वह रोहित शर्मा है। 35 बॉल में ये शतक लगाए हैं। सिंपल सी बात। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 2-3 बंदे का नाम देख लेते हैं, हो सकता है अभी हाल फिलहाल में लगाया है शतक। ध्यान रखना, कौन लगाया है बताओ, किसी को पता हो तो। कुछ भी मुंह उठा करके बोल देते हो। दूसरा बेटा देखा जाए तो दूसरा तेज जो शतक लगाया है 45 गेंद में लगाया है, उसका नाम क्या है, सूर्य कुमार। तीसरा और चौथा जो प्लेयर है वह शतक जो लगाया है कितने कितने गेंद में भाई, 46, सब इंडियन प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा और तीसरा और चौथा है, एक तो केएल राहुल है, यह जो है 46 गेंद में कितने रन मारे हैं भाई, 100 रन। और अभी हाल फिलहाल में जो सबसे तेज शतक जो लगाया है, रिसेंटली जो लगाया है, वह 46 गेंद में लगाया है, उसका नाम है अभिषेक शर्मा। अभी आप देखिएगा, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, उसी में अभिषेक शर्मा 46 गेंद में क्या किए हैं, शतक लगाए हैं। तो ये चारों याद रखना। सबसे कम गेंद में रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार, तीसरे नंबर पे कौन आ गया भाई, केएल राहुल, चौथे नंबर पे कौन है। ठीक है, अब यहां से एक और चीज, वर्ल्ड का पहला व्यक्ति जो दोहरा शतक लगाया है सचिन तेंदुलकर। लेकिन दोहरा शतक के साथ साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर भी यही है। ध्यान रखना, भारत के ही पूरे विश्व में पहली बार
जो 200 रन बनाने वाला जो व्यक्ति है, तो क्रिकेट के भगवान किसे कहते हैं हम लोग? सचिन तेंदुलकर को। लेकिन 200 से ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो पहला हो गया ये, और इससे ज्यादा अभी तक कोई रन नहीं बनाया है दोहरा शतक के मामले में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? मिटा दो इसे साथ के साथ, चीजों को समझते रहो, बाद में अपना कवर कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आ रखा है 20 मई 1498, शायद सभी लोग पढ़े होंगे। 20 मई 1498 को पहला यूरोपियन जो किस देश का रहने वाला था, तो वह था पुर्तगाल। कहते हैं ना पुर्तगीज। पुर्तगाल की राजधानी क्या है भाई? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो 20 मई 1498 को पुर्तगाली व्यापारी, सभी को पता है, वास्को डी गामा, भारत के सबसे पहले किस राज्य के पास आया था? तटीय क्षेत्रों में केरल। और जिला यदि पूछ दिया जाएगा तो कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हूं, कोझिकोड जिला। आज की जानते हो, आज के एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने लगे। सबको पता है कालीकट बंदरगाह आया था, लेकिन वो जो कालीकट बंदरगाह है वो किस जिले का हिस्सा है? ठीक है, तो कोझिकोड जिले में स्थित कौन सा पोर्ट है भाई? तो कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह कब आया? पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 20 मई 1498 को। और इस कालीकट का जो मालिक था उस समय हिंदू शासक था, हिंदू किंग, जिसका नाम क्या था भाई? राजा जमोरिन। जमोरिन से ट्रेड के मामले में, व्यापार वगैरह के मामले में बातचीत किया, और बड़े पैमाने पे तो पहला यूरोपियन जो भारत प्रवेश किया था वो कौन था व्यापार के दृष्टि से? तो पहला कौन था? पुर्तगाली था। उसके बाद लगातार कोई ना कोई आता गया। अगले की बात करें, आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे नया देश कौन सा है? ध्यान रखना, विश्व का जो सबसे नया देश है उसका निर्माण कब हुआ है भाई? 2011 में। ठीक है, उस देश का यदि देखा जाए, पहले कॉन्टिनेंट की बात पूछा जाए तो किस महाद्वीप में यह पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में बेटा एक देश था, अभी भी है, जिसका नाम सूडान। अक्सर जो है ना, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान जात पात को लेकर, किसी ना किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर अक्सर लड़ाई हो रहा था। 2011 में इतना ज्यादा ये मैटर बढ़ गया कि दक्षिण सूडान जो है 2 भागों में बट गया। क्लियर है? जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अभी भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूडान के नाम से जानते हैं। तो ये तो पुराना सूडान हो गया, जिसकी राजधानी मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करें तो खार्तूम इसकी राजधानी है सूडान का। लेकिन नीचे वाला नया बना, इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी सूडान। विश्व का सबसे नया देश जो है वो किस वर्ष बना है? 2011 में सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान बना, जो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और इसकी राजधानी की यदि बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जुम्बा। जुबा भी बोल देते हैं या जुम्बा भी बोल देते हैं। अगला सवाल बड़ा ही जबरदस्त है, और मैं आपको बता दूं ये टफ एग्जाम में, बड़े एग्जाम सीजीएल सीपीओ हो गया, सिविल सर्विसेज में पूछे जाएंगे, छोटे में नहीं पूछा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा फैसला लिया है भाई। सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी की एक धारा थी जिसका नाम क्या है? 125 के जरिए यह कहता है कि यदि मुस्लिम महिला जो शादीशुदा हैं और उनको तलाक दे दिया गया, चीजों को सुनो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया 125 कहता है कि कोई शादीशुदा तलाक दे दिया कोई मुस्लिम महिला को, तो मुस्लिम महिला को तलाक जब देता है
तलाक लेने के बाद जो उनका भरण पोषण है, अरे भाई कुछ ना कुछ उनके खाने पीने खर्चे होंगे, ठीक है, उनको हर हाल में जो तलाकशुदा जो पति है या उनके घर वाले को हर हाल में देना होगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला आया है मुस्लिम महिला के खिलाफ। अब सवाल क्या है, ध्यान से चीज को समझो। सौरभ समझ ले भाई कि क्या होगा तारे साथ, है ना। अब देखो इधर, ये बेटा एक मामला था जिसका नाम था, एक लेडीज का नाम था शाहबानो। ध्यान रखना, ये शाहबानो जो मामला आया था वह आया था कब? 1985 में। ये मूल रूप से ये प्रताड़ित लेडीज थी। प्रताड़ित समझते हो ना, अरे टॉर्चर किया गया। ये मूल रूप से जो रहने वाली थी, ये किस राज्य की रहने वाली थी? मध्य प्रदेश। इनके पति छोड़ दिए, मार पिटाई कुटाई जो समाज में कुछ लोग होते हैं। इस कंडीशन में शाहबानो ने केस कर दिया था डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कि भाई एक तो शादी कर लिया फिर छोड़ दिया, परेशानी अलग। तो इस कंडीशन में उसका नाम था शाहबानो। यह भी पूछा जा सकता है ये कहां की रहने वाली थी। 1985 में केस सुनाया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट 125 के जरिए यह कह दिया कि भाई यदि ऐसी मुस्लिम महिला, मैं और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, उनको भरण पोषण जो जरूरी है चीजें उन्हें दिया जाना चाहिए। अगले वर्ष बेटा कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट ये जो आईपीसी धारा, सीआरपीसी धारा था, इसको बंद कर दिया। बोला यो गलत है। क्लियर चीज को समझ में आ रहा है ना। अब ये बंद कर दिया तो जिनके ऊपर टॉर्चर होता है, जिनको परेशानी होता है, वही तो ये चीज समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी पावरफुल गवर्नमेंट है। 2023 में ही जो भी सरकार है वो लाए कि भाई फिर से इसे लागू करो। क्यों नहीं करोगे भाई? कोई तलाक दे दिया, ये कर दिया, कहां जाएंगी मुस्लिम महिलाएं? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया और सुप्रीम कोर्ट फिर से 125 को क्या कर दिया? लागू कर दिया। तो यदि पूछा जाए 125 पहली बार लागू कब हुआ था? 1985 में। और इसे समाप्त इसके अगले वर्ष, उस समय राजीव गांधी थे, ठीक है, उस समय कर दिया गया। हो सकता है दंगे के कारण या जो भी रीजन है भाई, लेकिन ये गलत था उस समय जो बंद हुआ, ठीक है। अब फिर से दोबारा इसे क्या कर दिया गया? तो पूछा जा सकता है सीआरपीसी धारा जो 125 है वो क्या कहता है। शाहबानो केस पहली बार, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ध्यान रखना शाहबानो का जो मुद्दा आया था 1985 में, रहने वाली मध्य प्रदेश की, उस समय सुप्रीम कोर्ट दे दिया अधिकार कि भाई यदि तलाकशुदा है तो उनको क्या करो भाई, जो भरण पोषण, जो जेन्युइन न्यूनतम जीवन है उसे दो। 1986 में इसे बंद कर दिया। सरकार अभी पावरफुल हो गए और एक्टिव होने के बाद फिर से इसे क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्लियर है? अगला सवाल क्या है? अभी हाल फिलहाल में यदि देखा जाए बेटा तो बिमस्टेक, ध्यान रखना, एक संस्था है और यहां से सवाल पूछा जाएगा। बिमस्टेक का औपचारिक बैठक भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ। अब ये बिमस्टेक है क्या? बिमस्टेक एक संस्था है जिसमें कुछ कंट्री शामिल हैं जो आपस में व्यापार करने के लिए, आपस में बढ़िया रिश्ता बनाने के लिए ये तत्पर रहते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन सा देश शामिल होगा। नेपाल एक, नेपाल के बेटा इस साइड आओगे कौन सा देश है? भूटान। भूटान के उधर आओगे तो कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार से नीचे जाओगे तो कौन सा देश है? थाईलैंड। थाईलैंड से या भारत से नीचे जाओगे तो कौन सा देश है बताओ? श्रीलंका। और अभी किस देश में आतंकवादी गतिविधि, मारकाट शुरू हो रखा है? बांग्लादेश। और जब न्यू दिल्ली में मीटिंग हुआ है तो इसमें कौन सा देश शामिल और होगा? तो यदि पूछा जाए बिमस्टेक क्या है, तो बिमस्टेक एक संस्था है
जो कितने देश का ये ग्रुप है बताओ? 7 देशों का ये ग्रुप है। माइंड में सेट कर लेना, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, और ये समय समय पर औपचारिक बैठक करते रहते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट दे दिया जाएगा। इसके लीडरशिप किसके द्वारा किया गया? तो अभी फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर के द्वारा मुख्य रूप से इसका लीडरशिप किया गया। कहां हुआ बैठक भाई? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अगला सवाल है, पूछा गया है अटाकामा। तो आप लोग को पता भी होगा अटाकामा क्या है। तो अटाकामा एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, और यह मूल रूप से किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यह किसका हिस्सा है भाई? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये मुख्य रूप से हिस्सा है। किस देश में पड़ता है बताओ? चिली। ये पूछा जाता है कि अटाकामा डेजर्ट मूल रूप से देखा जाए तो चिली देश में, हालांकि वहां पे और भी कंट्री है, वहां भी पड़ता है, लेकिन मेन रूप से यही। यदि पूछा जाए विश्व का ऊंचाई पर स्थित, ध्यान रखना, विश्व का ऊंचाई पर स्थित सबसे गर्म मरुस्थल, बेटा ऊंचाई पे जाएंगे तो ठंडा होगा, लेकिन यहां उल्टा है। तो ऊंचाई पर स्थित सबसे जो गर्म मरुस्थल है वह कौन सा है? अटाकामा, जो किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है, 4 ऑप्शन डाल देगा, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में। तो आप क्या करेंगे? साउथ अमेरिका टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तीसरी बार यदि हम लोग बात करें, तीसरी बार यदि बात करें तो नेशनल इमरजेंसी कब लगा था बताओ? 1975 में। जो तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगा था वह लगा था इस डेट में। कब लगा था? 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी अपना मनमाने तरीके से जो चाहे वो करवाई, इसलिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब भाई? 25 जून। क्यों ऐसा? क्योंकि यह माना जाता है कि यह अपने अनुसार अपना ये तो मैं भी मानता हूं, अपना शासन करने के लिए ये खुद से नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। इसलिए भारत सरकार ने, अब ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा घोषणा किया गया? तो अभी होम मिनिस्टर कौन है बेटा? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया कि प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में हम लोग क्या करेंगे? मनाएंगे। अगला सवाल है, अभी रिपोर्ट आया है नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? 2000। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग बना था। नीति आयोग का अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है सतत विकास। सतत विकास समझते हैं? लगातार विकास। ठीक है, तो सतत विकास करने वाला सबसे अव्वल राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे अव्वल राज्य की यदि बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा आया है भाई? उत्तराखंड। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे केरल है, और सबसे खराब स्थिति जो है वह किस राज्य की है? बिहार। ये तीनों चीज आप याद रखना, ध्यान रखना। क्यों? ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई सोच नहीं सकता है कि उत्तराखंड सभी मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे है। लोग बात क्या सोचेगा? महाराष्ट्र हो सकता है, यूपी हो सकता है, केरल हो सकता है। केरल देखो दूसरे पोजीशन पे पहुंच चुका है,
ठीक है। और एजुकेशन के मामले में, सतत विकास के मामले में मैं एक और चीज बता दिया हूं, दोनों में खराब स्थिति किसकी है? बिहार की स्थिति। अगला सवाल क्या है भाई? अभी इसरो का नया अनाउंसमेंट किया गया है। इसरो ने घोषणा किया है 2035 तक अपना मतलब भारत का एक क्या होगा भाई? तो स्पेस सेंटर होगा, अंतरिक्ष केंद्र होगा। ध्यान रखना, भारत का अभी तक अपना नहीं है, बहुत सारी कंट्री का नहीं है, ज्वाइंट है वो, अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी। तो 2035 तक घोषणा कर दिया कि भारत का अपना एक स्टेशन होगा, स्पेस सेंटर। दूसरा, साथ में यह भी घोषणा कर दिया कि 2040 तक हर हाल में चांद पर किसे भेजा जाएगा? मनुष्य को। सीधा आपके एग्जाम में उठा करके सवाल चेपेगा कि भाई इसरो के अनुसार कब तक चांद पर, मून पर मनुष्य अभियान या मनुष्य को भेजा जाएगा? 2040। और अपना एक स्पेस सेंटर कब तक होने की संभावना है? तो आपके पास जो भी होगा तो क्या हो जाएगा? 2035। तब तक तुम लोग नौकरी लेकर के है क्या सौरभ? फौजी भी शादी ब्याह कर लेगा, फिर पोते पोती पढ़ाएगा। क्या फौजी, बात सही है? शादी होगा थारा। अब देखो एक नया क्वेश्चन है बेटा, भारत में प्रत्येक वर्ष बेटा फिल्म फेस्टिवल होता है, किस राज्य में होता है? मालूम? रैप्टा, गोवा जो है ना फिल्म। अच्छा, महाराष्ट्र बेचारी इसलिए बोली, सब वहीं तो रहते हैं सब, है ना? तो यदि पूछा जाए कि इस बार भी अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल होगा वो कहां होगा? गोवा में होगा, और यह 20 से 24 नवंबर के आसपास होगा, नवंबर के माह में होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार एक नए तरीके, एक नया अनाउंसमेंट और किए हैं। वो नया अनाउंसमेंट है, यदि पूछा जाए विश्व का पहला, ध्यान रखना, मनोरंजन समझते हो, एंटरटेनमेंट फेस्टिवल का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? पहला। तो भारत सरकार एक नया फेस्टिवल और शुरू कर रहे हैं। घूमना फिरना जो भी है, खेलना कूदना, नाम ही दे दिए हैं। और इससे पहले विश्व में कोई ये फेस्टिवल नहीं आयोजित कर रहे हैं। इसमें वर्ल्ड के सभी तरह के लोग बाग आएंगे। तो विश्व का पहला जो मनोरंजन जो फेस्टिवल की शुरुआत होगा वो फिल्म फेस्टिवल के साथ ही होगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला दुनिया का भारत कौन सा देश बन गया है भाई? तो भारत पहला देश बन गया, ठीक है। अगला है भाई क्वेश्चन, एक कहानी है। महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है चांदीपुरा गांव। ऐसा लगता है यहां बहुत चांदी होता है। इस चांदीपुरा गांव में बेटा 1966 में एक वायरस आया था, जिस वायरस का नाम ही पड़ गया चांदीपुरा वायरस। ध्यान रखना ये चीज। चांदीपुरा गांव में महाराष्ट्र में सन 1966 की कहानी है। यहाँ पे एक वायरस आ गया। वायरस फैलता कैसे है? ये जो चांदीपुरा जो वायरस है, मच्छरों से, कीट पतंग से, मक्खियों से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 15 साल से जो कम एज के बच्चे थे, इनकी मृत्यु धड़ल्ले से हो रही थी। लेकिन उस समय सरकार ध्यान नहीं दिए, और अभी हाल फिलहाल में यही वायरस फिर से एक्टिव हो चुका है। तो चांदीपुरा एक वायरस है, और अभी ये जो एक्टिव हुआ है ये किन दो राज्यों में हुआ है? गुजरात और राजस्थान में। बड़े लोगों की मृत्यु इससे नहीं होती है। 15 साल, 14 साल, 10 साल, 2 साल। और यह इसके लक्षण क्या क्या है? बॉडी पेन होने लगेगा, ब्रेन वर्क करना
ठीक है, कम कर देगा और बॉडी बिल्कुल हीट हो जाएगा। 3 चीजें हैं। अब उसके बाद ये फैलता किससे किससे है, तो एक तो मैं बता रहा हूं मच्छर से, दूसरा मक्खी से, तीसरा जो ये कीट पतंगे वगैरह होते हैं ना, इन तीनों चीज से चांदीपुरा वायरस क्या होता है, फैलता है। और ध्यान रखना ये खास करके छोटे बच्चों में ज्यादातर देखने को मिला है। अगला सवाल है, नेपाल में फिर से प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अक्सर चल रहे थे। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं केपी ओली शर्मा। केपी ओली शर्मा। इससे पहले कौन थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड। वो हार गए क्या, सरकार उनकी गिर गई। और यदि पूछा जाए केपी ओली शर्मा कि कितने बार अभी तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो तीसरी बार ये बने हैं। ध्यान रखना, तो प्रचंड की सरकार गिर गई थी, बहुमत में नहीं थी, तो इसके पास बहुमत आ गया और नए नेपाल के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं, केपी ओली शर्मा। अगला है भाई, कुछ समय पहले कितने होते हैं ओपन गेम्स, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं बताओ। एक लंदन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा ऑस्ट्रेलियन और चौथा यूएस ओपन जिसे हम लोग कहते हैं। तो अभी जो गेम हुआ था वो लंदन में आयोजित किया गया, जिसका नाम है विंबलडन। मैं लड़कों के बारे में पहले बता दिया हूं। अभी हाल फिलहाल में यदि पूछा जाए कि फीमेल जो है ना विजेता कौन बनी है, तो फीमेल जो विजेता है वह बनी है बारबोरा। क्या पता कहां कहां से नाम आता है भाई, भगवान जाने। बारबोरा क्रेजिकोवा। सीधा सा पूछा जाएगा विंबलडन के विजेता फीमेल कौन है। ठीक है, गाने हंस रही है पायल, कोई बात है कि? अच्छा, तो जो इसके विजेता हैं वो कौन है, बारबोरा क्रेजिकोवा। बाकी और देखा जाए, देखता हूं और कोई सवाल नहीं है, यहां तक आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो 8 से लेकर 14 जुलाई तक जो भी था यही करंट अफेयर था। और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लो, और जो पीछे दांत पाड़ते हो दांत मैं तोड़ दूंगा किसी दिन, मैं संभल करके मैं ये चीज मैं बता रहा हूं आप लोग को। चलो ठीक है।